हेलो दोस्तों, YouTube चैनल इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिएक्शन प्रेडिक्शन का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 4 देख लें। एसिड बेस रिएक्शन में हम पहला जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखेंगे। तो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये सब तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्साइड जो है वाटर में डिजोल्व होने के बाद यदि ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करे तो वो आपका एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल SO3 + H2, तो ये आपका H2SO4 एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 है। अगर वही कोई और फ्यू ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होने के बाद बेस प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। जैसे ये अगर बेस प्रोड्यूस करता है तो इसको अल्कलीज बोलते हैं। तो फ्यू ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव बेसेस, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कलीज या फिर बेसिक एनहाइड्राइड भी इसको बोलते हैं। जैसे एसिड एनहाइड्राइड होगा, अगर एसिड प्रोड्यूस करेगा तो, और बेस प्रोड्यूस करेगा तो बेसिक एनहाइड्राइड या फिर अल्कलीज। अब नेक्स्ट है कि कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो आपका डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, तो आपका एसिड या बेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन एसिड या बेस से हीट करने के बाद अगर आपका जो ऑक्साइड बन रहा है तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने से प्रॉपर्टी चेंज होगा नहीं। तो लेकिन वो इंसोल्यूबल होता है, तो इसलिए वो एसिड या बेस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो few oxide may not dissolve in water at all, however if they may be generated by dehydration of an acid or base, अगर वो एसिड या बेस के डिहाइड्रेशन से प्रोड्यूस होगा, तो अगर एसिड के डिहाइड्रेशन से प्रोड्यूस होगा तो एसिडिक एनहाइड्राइड, और बेस के डिहाइड्रेशन से तो बेसिक एनहाइड्राइड, तो दे आर स्टिल कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड और बेसिक एनहाइड्राइड। तो उसको हम लोग फिर भी एसिड एनहाइड्राइड या बेसिक एनहाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, एसिडिक रहेगा। SO3 एसिडिक है H2SO4 से, अगर ये डिजोल्व मतलब SO3 इंसोल्यूबल रहता तब भी एसिडिक है तो एसिडिक ही रहता, इंसोल्यूबल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉलिक्यूल में। जैसे एग्जांपल देखिए B2O3 + H2O, तो B2O3 आपका ऑक्साइड जो है बोरोन का इंसोल्यूबल होता है, तो नो रिएक्शन सिंस B2O3 नॉट डिजोल्व इन H2O। H3BO3 अगर बोरिक एसिड जो है उसको हम लोग जब हीट करेंगे तो B2O3 बनाएगा, ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड को हीट करने से बना है। CuO + H2O नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व नहीं होता है H2O में, इंसोल्यूबल रहता है। तो सॉलिडिटी चार्ट में देखे होंगे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डिजोल्व नहीं होता। COH होल्टा, इसको जब हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड + H2O, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बेसिक होता है, तो कॉपर ऑक्साइड भी बेसिक एनहाइड्राइड होगा COH होल्टा। अब कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो इंसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन वो जो है अगर हाइड्रोलिसिस के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस कर दे तो वो आपका डिजोल्व हो जाता है। वही हम लिखे हैं आर डिजोल्व हैन अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो हाइड्रोलिसिस के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करे तो वो आपको डिजोल्व हो जाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो नॉट हाइड्रोलाइड इफ डज नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं करता है अगर वो इंसोल्यूबल ऑक्साइड है तो। अब रिएक्शन जो है देखिए, तो B2O3 + H2O नो रिएक्शन, क्योंकि इंसोल्यूबल है। लेकिन H3BO3 को जब हीट करेंगे तो बोरोन का ऑक्साइड + H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। Al2O3 + H2O नो रिएक्शन, क्योंकि इंसोल्यूबल है। LOH होल्टा, इसको हीट जब करेंगे तो Al2O3 बनाएगा। नेक्स्ट है आपका CO2 + H2O, तो ये H2CO3 बहुत कम बनता है, क्योंकि CO2 भी आपका इंसोल्यूबल है। तो मान लीजिए कि H2CO3 बनता है, लेकिन H2CO3 फिर से आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम जो है, क्योंकि CO2 गैस उड़ जाता है, तो आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड आएगा, फिर CO2 उड़ जाएगा, फिर रिएक्शन बैकवर्ड, मतलब लगभग रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड रहता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होता है लगभग। इसीलिए तो हम बहुत जगह बोलने होंगे पहले कि H2CO3 अनस्टेबल होता है तो H2O + CO2 बन जाता है, तो ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, H2CO3 से H2O + CO2 बन जाता है। लेकिन वही अगर कोई बेस अगर मिला देते हैं तो बेस मिलाने के बाद H2CO3 आपका रिएक्ट करते जाता है, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। इसलिए जहां भी बेस के साथ CO2 रहता है तो उसको हम लोग H2CO3 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो CO2 से H2CO3 बनाएगा, बेस उसको उसके साथ रिएक्शन करते जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होते जाएगा, जैसे जैसे H2CO3 का अमाउंट कम होते जाएगा। तो इसलिए CO2 और H2CO3 में डिफरेंस नहीं है, बस रिएक्टेंट में यदि CO2 दिया हुआ रहे तो H2CO3 एज्यूम कीजिए, प्रोडक्ट में H2CO3 दिया हुआ रहे तो H2CO3 नहीं बनेगा, वो CO2 + H2O में टूट जाएगा और
प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O गैस रिलीज कर दी, H2CO3 नहीं बनेगा, अनस्टेबल होता है। सिमिलर केस H2SO3 का भी होता है, वो भी अनस्टेबल होता है। तो रिएक्टेंट साइड में SO2 दिया रहे तो उसको H2SO3 एज्यूम कर लीजिए और रिएक्शन करवा दीजिए। अगर प्रोडक्ट साइड में H2SO3 दिया हुआ रहे तो उसको डिकम्पोज करवा के SO2 गैस रिलीज करवा दीजिए प्लस पानी। अब नेक्स्ट जो है जितना है ये सारा ऑक्साइड इनसोल्यूबल होता है तो नो रिएक्शन, लेकिन सारा का जो है ऑक्सी एसिड से HCOOH से आपका अगर हीट कर दें या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये H2O मोलिक्यूल को रिमूव कर देगा तो CO बन जाएगा। SNOH2 को हीट करेंगे तो SNO प्लस H2O, SNO2 प्लस H2O, PbO2 प्लस H2O हीट करने से तो आपका ये ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एसिडिक बेसिक तो होगा क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड और बेसिक एनहाइड्राइड होगा क्योंकि ये ऑक्सी एसिड के हीट करने से फॉर्म हो रहा है। भले ये नो रिएक्शन कर रहा है पानी में, लेकिन एसिडिक और बेसिक एनहाइड्राइड ये होगा क्योंकि ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर शो करता है। और ये कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा ये हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। सिमिलरली जो है ये सब भी होगा आपका SiO2 प्लस H2O इनसोल्यूबल नो रिएक्शन, PbO प्लस H2O इनसोल्यूबल नो रिएक्शन, H2SiO3 को जब हीट करेंगे तो SiO2 प्लस H2O बनेगा। मेटासिलिसिक एसिड इसका नाम होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर में हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएं। Pb3O4 प्लस H2O तो ये आपका ट्वाइस PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर होता है तो ट्वाइस PbO ये भी नो रिएक्शन, PbO2 भी नो रिएक्शन तो ओवरऑल नो रिएक्शन। NO प्लस H2O नो रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है N2O3 है तो ये सब रिएक्शन से पहले हम एक पॉइंट जो पहले बताए हैं वो फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि ऑक्साइड इनसोल्यूबल है तो वो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ये ऑक्साइड इनसोल्यूबल होने के बाद भी डिजोल्व हो जाएगा यदि इससे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो रहा होगा तो N2O3 ये सब में जितना भी नो रिएक्शन है सब में जो है वीक एसिड या वीक बेस फॉर्म हो रहा होगा। आप देख लीजिएगा चेक करके H3PO3 H2SiO3 ये सारा जो है वीक एसिड है तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन N2O3 प्लस 3 में है तो आपका जो है HNO2 बनेगा, लेकिन HNO2 आपका अनस्टेबल होता है तो अनस्टेबल होने के कारण HNO3 और प्लस NO में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। HNO2 तो आपका वीक ऑक्सी एसिड है लेकिन HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड है तो HNO2 से HNO3 प्लस NO बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड बन रहा है इसलिए जो है रिएक्शन फॉरवर्ड हो जा रहा है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड के लिए क्या देखते थे कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है ऑक्सीजन 3 है तो 2 ऑक्सीजन ज्यादा है हाइड्रोजन से तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड है। HNO3 के केस में 1 ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब वीक ऑक्सी एसिड है लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। प्लस अब NO2 जो है प्लस 4 में है तो प्लस 4 में ऑक्सी एसिड होता नहीं है कोई भी, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रोजन का तो ये आपका प्लस 5 और प्लस 3 में ऑक्सी एसिड बनाएगा तो HNO3 प्लस HNO3 प्लस 5 में स्ट्रॉन्ग है, HNO2 फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट करके HNO3 प्लस NO बनाएगा तो ये आपका ऑक्सी एसिड है। N2O4 आपका NO2 का ही डाइमर है ये भी प्लस 4 में है तो प्लस 4 में कोई ऑक्सी एसिड नहीं है तो प्लस 3 और प्लस 5 में ऑक्सी एसिड बनाएगा तो HNO3 प्लस HNO2। N2O5 प्लस 5 में तो प्लस 5 में आपका ऑक्सी एसिड HNO3 बनाएगा तो ये सारा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड बन रहा है इसलिए आपका जो है रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो ये सारा इनसोल्यूबल ऑक्साइड होता है तो आपका रिएक्शन नहीं होता अगर वीक ऑक्सी एसिड या वीक बेस बनेगा तब। अब जो है कंसंट्रेटेड HNO3 P4O10 के साथ रिएक्शन से क्या बनेगा तो P4O10 जो होता है वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये आपका H2O मोलिक्यूल रिमूव कर देगा HNO3 से तो H2O मोलिक्यूल रिमूव करने से आपका फिर से ऑक्साइड बन जाएगा एसिडिक एनहाइड्राइड जो है N2O5 प्लस HPO3 ये जो है H2O एब्जॉर्ब करेगा इससे रिमूव करके। HPO3 होल थ्राइस आपका ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, ये HPO3 आपका मेटाफॉस्फोरिक होता है उसका 3 मोलिक्यूल जो है ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है N2O तो N2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड के टाइम हम बताए थे तो नो रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट जो है P4O6 है प्लस H2O तो ये कोल्ड वाटर रहेगा तो H3PO3 बनाएगा तो इस केस में देखिए वीक ऑक्सी एसिड बन रहा है लेकिन ये रिएक्शन करता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, जहाँ पैटर्न फॉलो होता है जहाँ नहीं होता है केमिस्ट्री में उसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। अब इसी में जो है जब हॉट वाटर रहेगा मतलब इसको यदि हम हीट करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है H3PO4 प्लस PH3 फॉस्फीन गैस में तो कोल्ड वाटर के साथ आपका H3PO3 बनेगा, हॉट वाटर रहेगा अगर तो P4O6 से H3PO4 प्लस PH3 फॉर्म होता है तो ये आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा तो बस रिएक्शन करता है तो करता है।
अब नेक्स्ट P4O10 प्लस H2O, तो P4O10 में जब H2O मिलाते हैं तो HPO3 बनता है, और फर्दर H2O मिलाते हैं तो H4P2O7 बनता है, और फर्दर H2O मिलाते हैं तब H3PO4 बनता है। मतलब मेटा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो है आपका देखिए HPO3 फिर H4P2O7 फिर H3PO4, ये आपका जो ऑक्सी एसिड होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है संख्या 3 है, हाइड्रोजन का संख्या 1 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 2 ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होता है। तो इसमें 2 ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होगा। अब जो है बहुत को डाउट हो सकता है कि पहले कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, तो उसके लिए एक देखिए आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि जब H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन 1 ऐड होता है, हाइड्रोजन 2 ऐड होता है। मतलब फर्दर H2O के एडिशन से जो है O/H का रेशियो डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि O 1 ऐड होगा, हाइड्रोजन 2 ऐड होगा, तो O/H रेशियो डिक्रीज होना चाहिए। तो देखिए इसमें O/H रेशियो 3/1 है, इसमें O/H रेशियो 7/4 है 1.75, फिर O/H रेशियो 4/3 है 1.33 है, तो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब H2O के एडिशन से O/H का रेशियो जो है डिक्रीज होना चाहिए। तो आपका इस तरह से रिएक्शन होगा, पहले HPO3 फिर H4P2O7 फिर H3PO3। अब इसमें से अगर इसको हीट करेंगे तो -H2O से ये बनेगा, फिर हीट करेंगे फर्दर तो माइनस और H2O रिमूव होगा तो आपका ये एसिड बन जाएगा, और H2O रिमूव होगा तो P4O10 एनहाइड्राइड बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक मेटल केटायन डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इन +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक का मेटल केटायन जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं करता है +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब CrO3 ये आपका +6 में है, तो आपका +6 में ऑक्सी एसिड बनेगा, तो H2CrO4 आपका ऑक्सी एसिड बन जाएगा इसके हाइड्रोलिसिस। Mn2O7 तो मैंगनीज +7 में है, तो +7 में आपका ऑक्सी एसिड मैंगनीज का HMnO4 होता है, तो HMnO4 बनेगा। V2O5 +5 में तो HbO3 होल N, तो HbO3 आपका वेनेडियम +5 में है, तो ये आपका ऑक्सी एसिड बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्सी एसिड कौन सा बनाएंगे, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ये वेनेडियम रहेगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड जो है आप लोग फॉर्म कर दीजिएगा। मैंगनीज +7 में तो +7 का ऑक्सी एसिड, +6 में तो +6 का ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन +5 में तो +5 का ऑक्सी एसिड, +4 में ऑक्सी एसिड नहीं होता है, तो +5 और +3 में एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो आपका एवरेज +4 हो जाएगा इन दोनों का, तो आपका ये ऑक्सी एसिड बनेगा। सबके साथ ऐसा ही होता है। जो है एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दिस कैन टर्न ब्लू लिटमस फाइनली रेड। मतलब एसिड होना चाहिए फाइनली रेड, मतलब ब्लीचिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट जो है लिटमस पेपर को फाइनली व्हाइट कर देता है, ये हम पहले भी बताए हैं रिएक्शन प्रेडिक्शन में। तो सिर्फ एसिड होना चाहिए, ब्लीचिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला को एग्जाम्पल है CO2 O2 N2SO2, ये सब में से चेक करना है। दूसरा PHOH NaCO3 NH4Cl Na2CO3, ये सब में से। अब तीसरा है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2, ये आपका पोटास एलम होता है, NaCl PbO2 SnCl4, ये सब में से देखना। अब जो है एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लिटमस पेपर जो होता है वो H+ के साथ सेंसिटिव होता है, मतलब वीक एसिड के साथ भी जो है कलर चेंज हो जाता है लिटमस पेपर का रेड में, लेकिन वीक बेस के साथ जो है लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करता है, कुछ के साथ करता है। वो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम डिस्कस किए थे, अमोनिया या फिर उसका एमीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, एमीन का जितना डेरिवेटिव होता है उसी के साथ करता है। और कुछ और केटाइनिक हाइड्रोलिसिस में भी H+ प्रोड्यूस होगा, तो उसमें भी रेड लिटमस प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लू लिटमस से रेड चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंसिटिव होता है H+ से, तो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस में H+ आएगा तो जाएगा। लेकिन एनायन के केस में जो है OH- आने पे रेड लिटमस ब्लू नहीं होगा, कुछ के साथ होता है, तो हम एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम बता दिए थे, कार्बोनेट H2-, CN-, XO-, ये सब के साथ जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दैट इज विच इज सिग्निफिकेंट हाइड्रोलिसिस, जिस केस में अच्छा खासा OH- प्रोड्यूस होता है, उसी में से रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज होता है। ये हम प्रेसिपिटेशन के टाइम बताए थे। अब इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, मतलब रेड लिटमस को मतलब फाइनली जो है रेड कौन कौन सा करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल में जो है आपका CO2 O2 N2, तो इसमें से पहले तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के टाइम देखे थे कि CO NO N2O OF2, ये आपका न्यूट्रल होता है। OF2 आपका ऑक्साइड नहीं है, बाकी सारा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। OF2 आपका फ्लोराइड है, बाकी सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो CO ये आपका नहीं करेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड है। NO
N2O, ये सब आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब SO2 जो है वो आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट होने के कारण फाइनली लिटमस को व्हाइट में चेंज कर देगा, रेड तो करेगा लेकिन फाइनली व्हाइट कर देगा। N2O2 तो आप जानते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनर्ट होता है, ये एसिड और बेस कुछ नहीं होता। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये आपका हो जाएगा। N2O5 भी एसिडिक है, NO2 भी एसिडिक है, XCO4 भी एसिडिक है, तो ये सारा जो है आपका चेंज कर देगा। अब XCO4 H2O में डिजोल्व होने के बाद H4 XCO6 बनाता है। XCO4 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा CO2 NO2 N2O5 XCO4। अब नेक्स्ट है PHOH NaHCO3 NH4Cl Na2CO3। तो NaHCO3 जो है ये न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस होता है, क्योंकि H2CO3 ही वीक एसिड होता है, H2CO3 बहुत वीक एसिड होता है, तो इसमें से एक और H+ निकाल देंगे तो HCO3 माइनस, ये H+ नहीं प्रोड्यूस करता, लगभग एकदम नहीं, तो ये लिटमस के पे न्यूट्रल होता है। Na2CO3 CO3 माइनस तो और आपका बेस होता है, ये एनायन हाइड्रोलिसिस करके OH माइनस प्रोड्यूस करता है, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, मतलब ये बेसिक है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ना कि ब्लू लिटमस को रेड करेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। PHOH और NH4Cl होगा, क्योंकि फिनोल आपका एसिडिक होता है और NH4Cl में NH4 प्लस से NH3 प्लस H+ बनता है, तो एसिडिक है, तो रेड, मतलब PHOH और NH4Cl होगा, ये दोनों होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है पोटास एलम ये सब का, तो पोटास एलम आपका होता है K2SO4, तो इसमें से आयन आपका K+ है, Al3+ है और SO42 प्लस, SO42 माइनस है, तो SO42 माइनस और K+ तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, मतलब केटायन और एनायन है, तो इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, Al3+ का हाइड्रोलिसिस होगा, तो Al3+ के हाइड्रोलिसिस से आपका AlOH हल था, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस H+, सोल्यूशन में H+ है तो एसिडिक सोल्यूशन हो गया, तो ये आपका रेड लिटमस हो जाएगा, ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा फाइनली। NaCl तो साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो कुछ नहीं करेगा। PbO2 सोल्यूबल ही नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं करेगा। SnCl4 तो SnCl4 आपका SN4+ का हाइड्रोलिसिस हो, मतलब ये H2O में हाइड्रोलिसिस होगा तो SnOH4 प्लस 4H+ बनाएगा, ये एसिडिक सोल्यूशन होगा क्योंकि H+ प्रोड्यूस हो गया। SnOH4 में से अगर वाटर रिमूव कर दीजिएगा तो SnO2, ये दोनों सेम ही है, तो एसिडिक सोल्यूशन है। सिमिलरली जो है MgCl2 भी Mg2+ का हाइड्रोलिसिस होगा तो MgOH H+, Cl माइनस तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। साल्ट और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मतलब वीक बेस है तो केटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर वीक एसिड होता है तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे वीक एसिड का साल्ट है ये Na2CO3, तो एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब अगला Cl2 और ClO2, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट हो तो ये आपका व्हाइट कर देगा फाइनली, एसिड हो या बेस हो क्या फर्क पड़ता है, फाइनली तो लिटमस पेपर व्हाइट हो जाएगा। O3H2O2 BaO2 ये सब भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये सब भी आपका लिटमस पेपर को व्हाइट बना देगा, तो ये सब भी नहीं होगा। B2O3 इनसोल्यूबल होता है तो नो रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट जो है बोरेक्स है, तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम भी बोले थे कि बोरेक्स का एनायन जो हाइड्रोलिसिस करके सिग्निफिकेंट OH माइनस प्रोड्यूस करता है, तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो वीक एसिड के कारण एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो एनायन के हाइड्रोलिसिस से आपका OH माइनस प्रोड्यूस होगा, तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ना कि मतलब ब्लू लिटमस को रेड, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका देखिए बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, तो Na+ आपका केटायन है, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन है, ये वीक एसिड का एनायन है, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस कर जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर जो है पोटास एलम होगा, SnCl4 होगा, MgCl2 होगा, पोटास एलम SnCl4 MgCl2, क्योंकि बाकी NaCl नहीं होगा, ये इनसोल्यूबल होता है, ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कुछ नहीं करेगा हाइड्रोलिसिस वगैरह, ये सब ब्लीचिंग एजेंट के कारण नहीं करेगा। B2O3 इनसोल्यूबल होता है, बोरेक्स आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ना कि ब्लू लिटमस को रेड, तो आपका यही तीनों आंसर होगा तीसरा क्वेश्चन में, इस वाले में पोटास एलम NaCl PbO2 B2O3 बोरेक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।